सातवीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम कक्षा सातवीं का अध्याय 5, अम्ल, क्षारक और लवण। हम अपने चारों तरफ ऐसे बहुत सारे पदार्थ देखते हैं जिसका स्वाद अलग अलग होता है। जैसे कुछ पदार्थ हमें खट्टे महसूस होते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी का जूस आदि। और ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो कड़वे भी हमें महसूस होते हैं। पदार्थों का यह कड़वापन या मीठापन उनमें उपस्थित अम्लों या क्षारकों के कारण होता है। आइए अब इस अम्ल और क्षारक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। आज इस वीडियो में हम अम्ल और क्षारकों से संबंधित अनेकों बातें सीखेंगे। हम यह पता लगाएंगे कि किसी भी पदार्थ में अम्ल है या क्षारक है, और वह भी बगैर उसको छुए। इसके लिए हमें कुछ सूचकों की आवश्यकता होगी जो हम प्रकृति से ही ले सकते हैं। वो सारी बातें भी आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए अब सीखते हैं अम्ल और क्षारकों के बारे में। नींबू, इमली, नमक, सिरका, शक्कर, संतरे का रस, दही, आंवला, अंगूर, कच्चा आम, खीरा, ये सब पदार्थ आपने जरूर चखे होंगे। और इनमें आपने देखा है कि कुछ पदार्थ जैसे नींबू, इमली, सिरका, संतरा, ये आपको कुछ खट्टे महसूस होते हैं, दही, आंवला, और कुछ पदार्थ इनमें मीठे महसूस होते हैं। इसके अलावा आपने कभी कभी देखा होगा कि खीरा आपको कड़वा भी लगता है। यह पदार्थों का स्वाद किसके कारण है? यह स्वाद है इसके अम्ल या क्षारक के कारण। तो ऐसी एक सारणी आप बनाइए जिसमें अनेकों प्रकार के पदार्थ यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे एक तरफ यहाँ पे नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम, खीरा आदि पदार्थ। ऐसे जितने भी पदार्थ आप जान सकते हैं, जितने जानते हैं, आप खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम आप इस सारणी के अंदर लिख सकते हैं। दूसरी तरफ उसका स्वाद लिखिए, आपको कैसा लगा, खट्टा लगा, कड़वा लगा, या उसका स्वाद कुछ और तरह का था, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ उन पदार्थों को यहाँ पे लेना है जो आप सामान्य रूप से खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ मत चखिए जो आप नहीं जानते हो, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, और आपके घर के मेंबर्स या आपका अध्यापक आपके पास ना हो, तो किसी भी ऐसे पदार्थ को कभी नहीं चखना चाहिए जो आप नहीं जानते। किसी भी वस्तु को तब तक ना छुएं, तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपको कहा ना जाए, क्योंकि कई बार वो पदार्थ आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसी भी पदार्थ को उपयोग करने से पहले आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें कि वह पदार्थ आपके द्वारा पहले जांचा परखा गया हो, या जब आप उस पदार्थ का उपयोग कर रहे हो तो आपका अध्यापक या आपके साथ कोई आपका पारिवारिक सदस्य जो आपसे बड़ा है, जिसको उस पदार्थ के बारे में जान पहचान है, वो जरूर आपके साथ उपस्थित हो। अम्ल और क्षारक, अनेकों पदार्थों का खट्टा स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल के कारण होता है, और ऐसा पदार्थ प्रकृति अम्लीय होती है, यानी कि जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा होगा, जो खट्टे पदार्थ हैं, खट्टा पदार्थ की जो प्रकृति है वह किसके कारण होती है? उसमें उपस्थित अम्ल के कारण। उसमें उपस्थित अम्ल के कारण होती है उसकी प्रकृति। ऐसी प्रकृति जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं। अम्ल शब्द कहां से आया? देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द होता है एसिड, एसिड, ACID। इसी को हिंदी में हम अम्ल कहते हैं। परंतु यह एसिड शब्द भी कहां से आया? एसिड शब्द भी किसी दूसरी भाषा से लिया गया है। और कौन सी भाषा? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में एक शब्द होता है एसियर। याद रखिए, एसियर। एसियर शब्द से ये लिया गया है, और एसियर शब्द का अर्थ होता है खट्टा। यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टी चीजें होती हैं, जिसको हम हिंदी में खट्टा कह रहे हैं, उसको लैटिन में एसियर कहते हैं। और एसियर से बना है एसिड, और एसिड हिंदी में एसिड को अम्ल कहते हैं। इस प्रकार से अम्ल शब्द की उत्पत्ति हुई। प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल को प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम बनाते हैं,
या बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे संतरे का रस, नींबू आदि। ये सारे पदार्थ प्रकृति में मिलते हैं, तो ये सारे पदार्थ प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अम्लों के कुछ उदाहरण यहाँ पे हैं, जैसे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल मिलता है सिरके के अंदर, और सिरका खाना बनाने की चीजें जैसे अचार आदि बनाने में उपयोग होता है। फॉर्मिक अम्ल, ये अम्ल का नाम है, ध्यान रखिए जितने भी ये नाम दिए गए हैं यहाँ पे अम्लों के नाम हैं, और ये अम्ल किस में पाए जाते हैं? फॉर्मिक अम्ल जो मिलता है वो चींटी के डंक में मिलता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल में, नींबू कुल मतलब नींबू के सदस्य, नींबू के परिवार के सदस्य, उन सब में, जैसे संतरा, नींबू, मौसमी आदि। उसके बाद है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आपको दही से मिलता है। ऑक्सैलिक अम्ल ये आपको पालक से मिलता है, पालक हरी सब्जी जो आप खाते हैं उससे मिलता है। उसके बाद विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, ये आपको आंवला और सिट्रस फल, सिट्रस फल में कौन से आए? ये सारे फल, यानी कि जो संतरा, नींबू आदि थे, नींबू परिवार के जो सदस्य थे वो सारे के सारे सिट्रस फल हैं, तो उसमें भी आपको एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है, जिससे विटामिन सी कहते हैं। और विटामिन सी हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल हमें मिलता है इमली से, अंगूर से, कच्चे आम से, पका हुआ आम नहीं, ये याद रखें आप, कच्चे आम से आदि, इन सब चीजों से हमें टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। टार्ट्रिक एसिड इसको इंग्लिश में कहते हैं, टार्ट्रिक अम्ल हिंदी में कहते हैं। वह पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा होता है, वह स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, तो ऐसे पदार्थ, ऐसे सारे पदार्थ कहलाते हैं क्षारक, यानी कि क्षारक। ये ध्यान रखिए, इस तरह के पदार्थों को हम कहेंगे क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, साबुन जैसे मतलब चिकने होते हैं। इन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारक पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। यहां पे कुछ क्षारकों के नाम दिए गए हैं और किसमें पाया जाता है ये भी बताया गया है। सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है चूने के पानी के अंदर। जो घरों में दीवारों के ऊपर आप रंग करते हैं उसमें चूना होता है, और उसका जो पानी होता है उसके अंदर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक। अमोनिया हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे पदार्थ बाजार में मिलते हैं जो खिड़की वगैरह या कांच को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सब में अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यह साबुन में मिलता है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीशियम यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, दूधिया मैग्नीशियम को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके अंदर हमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां तक हमने सीखा कि अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं हमारे चारों तरफ, जिनमें से अम्लीय और क्षारकीय होते हैं। वो सारे पदार्थ छूकर या चखकर महसूस नहीं किए जा सकते क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिर क्या हम इनका पता, इनकी प्रकृति का पता कि यह अम्लीय हैं या क्षारीय हैं, वो बगैर छुए भी कर सकते हैं? यदि बगैर छुए कर सकते हैं तो वह कैसे करेंगे? क्योंकि छूने से तो हमें हानिकारक प्रभाव इनके मिल सकते हैं, इसलिए तो हम प्रयास करेंगे कि कैसे भी उनको बगैर छुए ही पता किया जाए कि वह अम्ल है या क्षारक है। तो वो कैसे करेंगे? वो सारे पदार्थ जिनका उपयोग हम किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति को, प्रवृत्ति को पता करने के लिए करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूचक। सूचक यानी कि जो सूचना दे, क्या सूचना दे? उस पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के बारे में, कि वह पदार्थ अम्लीय है या वह पदार्थ क्षारकीय है। इस प्रवृत्ति का जो परीक्षण कर दे, ये पता लगा दे कि वह अम्लीय है या क्षारीय है, उनको हम सूचक कहते हैं। अब देखिए यहां पे अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाने पर सूचक का रंग बदल जाता है।
अब यहाँ पे बात आई विलयन की। हम उस सूचक का विलयन बनाते हैं। उस विलयन में जब हम अम्ल को या क्षार को मिलाते हैं, कोई भी विलयन हमने बनाया और उसके अंदर अम्ल को या क्षार को हमने मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, इसका रंग बदल जाएगा। किसका? सूचक का। जो सूचक हमने मिलाया था उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर रंग परिवर्तित हो जाए, क्योंकि वहां पे किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण यहां पे रंग परिवर्तित हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई दूसरा पदार्थ है। वो या तो अम्ल है या क्षारक है। फिर ये कैसा पता करें कि वह अम्ल है या क्षारक है? उसके लिए हमें कुछ और परीक्षण करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के सूचक बनाने पड़ेंगे। तो यहां पे अनेकों प्रकार के सूचक हो सकते हैं, परंतु कुछ सूचक प्रकृति में भी होते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल आदि कुछ प्राकृतिक सूचक हैं। इन सूचकों की सहायता से आप घर में भी पता कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। अब पता करते हैं हम उस तरीके का जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक यानी कि एक सूचक का काम करता है। इसको लाइकेनों से निष्कासित किया जाता है, लाइकेनों से इसको प्राप्त किया जाता है। आसूत जल यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर जिसको कहते हैं, स्वच्छ पानी एकदम से, यानी कि हम उसको गर्म करके या किसी भी तरीके से आपने आसूत जल प्राप्त किया है जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो, उस जल में इसका रंग नील सोन होता है। ये ध्यान रखिए, आसूत जल में मिलाने पर इसका रंग, किसका? लिटमस का रंग नील सोन होता है। यहां पे अभी तक आसूत जल की बात करें तो ना तो ये अम्ल है ना ये क्षारक है, ये तो सिर्फ इस लिटमस को सूचक के रूप में विलयन तैयार करने के लिए बनाया गया एक विलयन है। एक विलयन तैयार होता है जो ये बताएगा कि किसी भी पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है या क्षारकीय है। अम्लीय विलयन में मिलाने पर इसका रंग लाल हो जाता है। ध्यान रखिए, अम्लीय विलयन, अगर अम्लीय विलयन में इस नील सोन पदार्थ जिसको लिटमस कहते हैं उसका रंग लाल हो जाता है, अम्ल में मिलाने पर लाल हो जाएगा। आप इसको याद रखना चाहें तो बड़ा आसान सा तरीका है, आप अनील याद रख सकते हैं। अनील, अनील का मतलब अम्ल में नीले लिटमस को मिलाने से वह लाल हो जाता है। तो अनील से आप याद रख सकते हैं इससे। अनील, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अम्ल में नीला लिटमस मिलाने पर लाल हो जाता है, यानी कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारीय विलयन में मिलाने पर इसका रंग नीला हो जाता है, क्षारकीय के साथ इसका रंग नीला होता है। तो आप एक याद रख सकते हैं, उससे दूसरा उसका विपरीत होता है जो इसके रंग को नीले रंग में परिवर्तित कर दे। देखिए ध्यान रखिए, इसका रंग नील सोन है, नीला नहीं है। मिलाने पर अगर वह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्षारकीय होता है। सामान्यतया यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। लिटमस पत्र के रूप में, यानी कि लिटमस का हर बार घोल बनाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए यह पत्र के रूप में बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लाल लिटमस पत्र है और यहाँ पे ये नीला लिटमस पत्र है और ये लाइकेनो है जिसकी सहायता से हम बनाते हैं लिटमस। तो इस लाइकेनो से, लाइकेनो एक प्रकार का पौधा है, एक प्रकार का काईनुमा पौधा है जिसका नाम हम यहाँ पे लाइकेनो, जिससे हम लाइकेनो प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से नीले और लाल लिटमस पत्र के रूप में इसको उपयोग किया जा सकता है। यह आपकी प्रयोगशाला में भी मिलेगा। जब भी आप स्कूल जाएं तो नीले और लाल लिटमस पत्र को देखें जरूर और पदार्थों का परीक्षण करने की भी कोशिश करें। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। देखिए, हल्दी आप घरों में उपयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए लगभग हर भारतीय घर में हल्दी का इस्तेमाल होता है और यह हल्दी एक प्राकृतिक सूचक के रूप में काम कर सकती है। कैसे काम करती है, यहां पे आप परीक्षण कर सकते हैं। उसके लिए आप नींबू का रस लीजिए, संतरे का रस लीजिए, सिरका लीजिए, दूध या मैग्नीशियम में काफी सारे पदार्थ यहाँ पे लिखे गए हैं।
हल्दी का एक विलियन बनाइए। विलियन बनाने के लिए आप एक कोई भी बर्तन ले सकते हैं। ध्यान रखिए धातु का बर्तन ना लें तो अच्छा होता है, तो आप कोई भी बर्तन एक इस तरह का ले सकते हैं और उसमें आसूत जल डाल के और उसमें फिर थोड़ी सी हल्दी डाल के इस प्रकार से हल्दी के जो सूचक है उसका एक विलियन तैयार कर सकते हैं। उस विलियन में बारी बारी से थोड़ा थोड़ा विलियन हर बार अलग कीजिए, थोड़ा सा विलियन लीजिए, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा विलियन का लीजिए और उसमें एक बार नींबू का रस डालिए और फिर हल्दी के विलियन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका रंग कैसा हुआ, लाल हुआ, सफेद हुआ, नीला हुआ, क्या रंग हुआ, क्या आपको वहां पे देखने में मिला, क्या रंग कैसा प्रकृति वहां में चेंज आया, तो वो चीजें आप यहाँ पे इस सारणी में इस हिस्से में लिखिए और फिर उसके बाद आपको क्या वहां पे खास चीजें नजर आई, कुछ और अलग अलग नजर आता है तो वो टिप्पणी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यही प्रक्रिया आप इन सभी पदार्थों के साथ दोहराइए तो आप पाएंगे कि हल्दी अलग अलग प्रकार के पदार्थों के साथ अलग अलग प्रकार के रंग देती है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे हम परीक्षण कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ हल्दी के द्वारा अम्लीय है या क्षारकीय है। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। देखिए हम प्राकृतिक सूचकों की बात कर रहे हैं और गुड़हल लगभग हर घर में आज की तारीख में लगाया जाता है, उसको सजाने के लिए, घर की सजावट के लिए। ये फूल काफी सुंदर भी होते हैं। इनका उपयोग हम अम्लीय सूचक के रूप में किया जा सकता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। यहाँ पे देखिए ये गुड़हल का पुष्प है, आपके घर में भी लगा हुआ होगा कहीं ना कहीं। इस पुष्प की सहायता से हम विलयन बनाते हैं और यह विलयन जो सूचक का जो विलयन होता है वह अम्लीय विलयन को तो गहरा गुलाबी बना देगा और क्षारकीय विलयन को यह हरा कर देता है। यहाँ पे आप ऐसे ही बहुत सारे पदार्थों का फिर से परीक्षण कर सकते हैं और यहाँ पे आरंभिक रंग कैसा था और अंतिम रंग कैसा था वो आप देखें, उसके रंग में परिवर्तन आता है उसको देखें। जैसे शैम्पू का आप एक अपने घर में जो शैम्पू इस्तेमाल होता है उसका एक विलयन बना सकते हैं पानी में घोल के, उसको आप जो गुड़हल का जो सूचक बनता है, इससे हम जो सूचक बनाते हैं उसके अंदर डालें। आरंभिक रंग देखें डालने से पहले और डालने के बाद इस सूचक में उसका रंग देखें तो क्या आप कोई रंग में अंतर पाते हैं, वह दोनों चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से आप नींबू के रस, सोडा जल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, सिरका, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन, इन सभी विलयनों के साथ आप ये परीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए अम्ल जो है वो मैंने बताया था कि आपको लाल गहरा गुलाबी रंग देंगे, अम्ल गुड़हल के पुष्प के साथ गहरा गुलाबी रंग देंगे और क्षारक हरा रंग देंगे। आप यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से, और सूचक का कुछ ऐसा रंग आपको नजर आता है। तो अम्ल और क्षारक दोनों ही अलग अलग प्रकार के रंग देते हैं गुड़हल के पुष्प के सूचक के साथ। उदासीनीकरण, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, क्योंकि यदि हम अम्ल को और क्षारक को मिला देते हैं तो फिर क्या हो, तो वह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया हमें देगा। अम्ल और क्षारक मिलके आपस में एक उदासीन पदार्थ या लवण बना सकते हैं और ये साथ में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब यह इनके बीच में अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा भी मुक्त करते हैं, यानी कि इनसे ऊष्मा भी निकलती है। ऊष्मा मतलब थोड़ी सी गर्मी निकलती है और ऊष्मा के साथ लवण और जल ये निर्मित करते हैं। तो अम्ल और क्षारक की अगर आप अभिक्रिया लिखें तो यहाँ पे अम्ल और क्षारक मिलके हमें क्या देंगे, लवण और थोड़ा सा जल। इसके साथ साथ यहां पे ऊष्मा भी निकलती है। तो यहां पे अम्ल और क्षारक मिलके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं और इसके साथ साथ इसमें से ऊष्मा भी निकलती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे लवण कहते हैं। ये नया पदार्थ हमने यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया लवण। ये लवण जो होते हैं वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं। लवण क्षारकीय, अम्लीय अथवा उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। यहाँ पे क्षारक है, जैसे यहाँ पे अम्ल और सूचक डाला गया है। अम्ल और सूचक, ये अम्ल और सूचक इसलिए क्योंकि क्षारीय पदार्थ की अभिक्रिया के साथ हम देखेंगे कि उसका क्या परिवर्तन आता है। तो इसमें अम्ल के साथ हमने सूचक डाल दिया गया तो उसका अपना रंग होगा, और क्षारक जब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे तो यहाँ पे देखिए रंग में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही यह सूचक तुरंत अपनी उसे रंग में वापिस आ जाता है तो इसका मतलब ना तो वह अम्लीय प्रकृति का रहा,
ना वह क्षारकीय प्रकृति का रहा, वह उदासीन प्रकृति का हो गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक मिलकर लवण का निर्माण करते हैं, जो कि एक उदासीन अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ हो सकता है। इसकी अगर आप रासायनिक अभिक्रिया लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl से लिखते हैं। इसको हम यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए जो HCl है ये अम्ल होता है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यह क्षार होता है। ये दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। सोडियम क्लोराइड नमक है या लवण है हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ ये H2O यानी कि जल का भी निर्माण करेंगे। जल का रासायनिक सूत्र है और ये लवण जिसको हम नमक भी कहते हैं कई बार, ये उसका रासायनिक सूत्र है। और इसके साथ साथ यहाँ पे निकलेगी कुछ ऊष्मा। तो यहाँ पे यह ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं जब आपस में अभिक्रिया करते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का क्या महत्व है, उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है अपाचन। अपाचन यानी कि जब हमें कई बार कहते हैं कि एसिडिटी हो गई और वह होती है अमाशय में बहुत ज़्यादा अम्ल का इकट्ठा हो जाने के कारण। और इसके लिए, इसको खत्म करने के लिए, अपाचन को खत्म करने के लिए हम आमतौर से इसका एक प्रति अम्ल जिसको कहते हैं, जो इसको प्रति अम्ल का मतलब जो इस अम्ल को खत्म कर दे, वो लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक, कई बार चींटी जब आपको काटती है तो काफी दर्द होता है त्वचा के अंदर। वह किस कारण से है? क्योंकि चींटी जब काटती है तो वह हमें, हमारी जो त्वचा है उसके अंदर अम्लीय द्रव को डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कहते हैं, यह खत्म कर सकता है। अथवा इसे कैलामाइन विलयन को मलकर उदासीन किया जा सकता है और आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा का उपचार, मृदा का उपचार क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार जो उर्वरक हम इस्तेमाल करते हैं उसके अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा या तो अम्लीय हो जाती है या बहुत अधिक क्षारकीय हो जाती है। और बहुत अधिक अम्लीय या क्षारकीय दोनों ही स्थिति में पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसमें बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है अथवा बुझा हुआ चूना जैसे क्षारकों से उपचारित किया जा सकता है। यदि अम्लीय मिट्टी हो, मृदा अम्लीय हो तो हम इस तरह के क्षारक मिला के उसको उपयोग कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसके अंदर हमें ऐसे पदार्थ मिलाने चाहिए जो इसके क्षारीयपन को खत्म कर दे। जैसे कंपोस्ट खाद आप मिला सकते हैं जो कि अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। इसके अलावा कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कारखाने से निकलने वाले कचरे को भी हमें अगर खत्म करना हो तो वो कैसे किया जाए? क्योंकि कचरा जो निकलता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, उसमें ऐसे बहुत से पदार्थ मिश्रित होते हैं। और यदि ऐसे पदार्थ, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ नदियों या झीलों, जलाशयों आदि में बहने के लिए छोड़ दिया जाए तो उससे जलीय जीवों जैसे मछली आदि को खतरा हो सकता है, वे खत्म हो सकती हैं, मर सकती हैं। और इस तरह से बहुत सारे जीवों को नुकसान होता है। इसके अलावा हमारे लिए भी वो नुकसानदायक होते हैं अगर हम उस तरह के पानी को पीते हैं तो ऐसे पदार्थों या कारखानों के जो भी अपशिष्ट हैं उनको ठीक करने के लिए, अम्लीय प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाकर उनको उदासीन किया जाता है। तो यहां पर हमने अम्ल और क्षारकों से संबंधित बहुत सारी बातें सीखी। हमने देखा कि किस तरीके से हम प्राकृतिक पदार्थों से ही, बगैर कोई रासायनिक पदार्थ के, अम्ल या क्षारक का पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय। और शायद अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्यों हमें, यदि कोई पदार्थ है जिसको हम नहीं जानते, उसको नहीं छूना चाहिए। तो इस अध्याय में जो भी हमने सीखा, आइए अब एक बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्य क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र भी बताया था, आप अनील का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं न क्षारकीय होते हैं वो उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन
जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। इन चीजों को आप तभी सीख पाएंगे जब आप जो सारणियां पाठ के बीच में आपको बताई गई उन सभी को पूरा करेंगे और अध्याय का अध्ययन अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।